आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो इससे पहले जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने बताया था 34 तक पढ़ा दिया था, जो कि एलडीसी के जेई के एग्ज़ाम में आए हुए थे। उससे आगे जिसका पार्ट 2 आज बना रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए किस प्रकार के प्रश्न जो है आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कहाँ कहाँ से आते हैं प्रश्न, ये भी आपको जानना है। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने का मकसद वही होता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कितने हार्ड आते हैं, कितने जो है ईजी आते हैं। तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए 34 तक हमने पढ़ा दिया था और ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक भी हम डाल देंगे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखने में इंटरेस्टेड है तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, फिर इसको भी देख सकते हैं। चलिए 35 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि इज़ द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इन रिलेशन टू टेम्परेचर। मतलब कि ये जो टेम्परेचर के रिलेशन में जो मटेरियल का वॉल्यूम चेंज करने के लिए क्या है वो पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। थर्मल जो है एक्सपेंशन, जो है थर्मल एक्सपेंशन मतलब वृद्धि, थर्मल वृद्धि जो है मटेरियल उसका वॉल्यूम में जो है चेंज के रिलेशन को दर्शाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। डैश एग्जामिनेशन इज़ द यूज ऑफ नेक्ड आई। मतलब कि कौन सा एग्जामिनेशन जो है नेक्ड आई मतलब नग्न आँखों से हम लोग करते हैं, असिस्टेड एज नेसेसरी, समझे। तो कौन सी जो है एग्जामिनेशन नग्न आँखों से करते हैं वो आपको पूछ रहा है। तो इसकी जाहिर सी बात है कि विजुअल इंस्पेक्शन जो है नग्न आँखों से किया जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि किसी प्रकार के यंत्र की सहायता आपको नहीं लेना है। तो विजुअल इंस्पेक्शन जो है वो नग्न आँखों से किया जाता है। मतलब कि इसमें आपको सुनना है, सुन के आपको किसी वस्तु के बारे में जानना है, टच करना है, या उसको किसी हैमर, जैसे कि व्हील का डिफेक्ट चेक करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हैमर से हम लोग इसको मारते हैं, हैमर से मार के इसको चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि व्हील में अगर साउंड के आधार पर पता चलता है कि व्हील में क्रैक है कि नहीं है। उसी तरह का विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे कॉमन प्रश्न भी आते रहते हैं जो कि आपको काम करते हैं, तो उसके दौरान जो है आप सीखते भी रहिए ताकि परीक्षा में आपका वो कभी काम आ जाए। उसको विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37। व्हाट आर द पार्ट्स इन ए सेल विथ ए वेल्नरेबल फॉर कोरोजन। वेल्नरेबल का मतलब होता है कि मतलब कि उसके गिरफ्त में, मतलब कि उसकी चपेट में। तो व्हाट आर द पार्ट्स मतलब कौन सा पार्ट्स है। मैं आपको पूरा हिंदी अच्छा समझा रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी से घबराए नहीं। व्हाट आर द पार्ट्स मतलब कि कौन सा पार्ट्स है। इन्हें सेल, सेल आपको पढ़ाए थे ना, एक वीडियो सेल का हमने बनाया जिसका अर्थ होता है ढांचा। मतलब कि कोच का ढांचा कैसा होता है, उसका जो है रूफ का सीट का थिकनेस, उसका साइड वॉल का थिकनेस, साइड पैच का थिकनेस, ये सब थिकनेस पढ़ाए थे। तो उसी को सेल बोलते हैं। तो कौन सा पार्ट सेल का है, मतलब कि कोच की ढांचा का कौन सा पार्ट्स है विच आर वेल्नरेबल, मतलब कि करोजन के गिरफ्त में आ जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो किसमें जंग लगता है, सीट में तो जंग लगेगा नहीं, तो ये गलत हो गया है। बर्थ में जंग लगेगा नहीं, ये भी गलत हो गया। नाना तो होगा नहीं, क्या है, सोल बार जो है और हेड स्टॉक, जो कि इस तरह का कोच अगर है तो ये सोल बार होते हैं इधर, और इधर सोल बार होते हैं, ये हेड स्टॉक होता है दोनों, ठीक है। उसी तरह अगर ट्रॉली है, ट्रॉली में भी साइड के 2 सोल बार कहा जाता है और इसको 2 हेड स्टॉक कहा जाता है। तो जंग तो उसमें ही लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, डैश इज ए केमिकल विच वेन एडेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी। ये कौन सा केमिकल जो है, मतलब कि छोटी मात्रा में हम लोग मिलाते हैं, टू एन इन्वायरमेंट इफेक्टिवली डिक्रीज द करोजन रेट। मतलब कि जंग लगने का जो वातावरण का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हम सब कौन सा केमिकल का यूज करते हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोरोजन इनहेबिटेटर, ठीक है। कोरोजन इनहेबिटर्स मतलब कि अवरोध करने वाला, कोरोजन अवरोध करने वाला मतलब कोरोजन को रोकने वाला, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। गैल्वेनिक कोरोजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो एक तरह से एक प्रोसेस है, तो ये तो हो नहीं सकता है। और जिंक रिच प्राइमर जो है वो स्टील के ऊपर यूज़ किया जाता है इसको,
स्टील में कोरोजन लगने से बचाने के लिए जिंक रिच प्राइमर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ एबव तो होगा ना, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कोरोजन अवरोधक जो है मतलब कि जंग से सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब कोरोजन अवरोधक में जैसे कि जो पेंट वगैरह यूज करते हैं या रेड ऑक्साइड वगैरह यूज करते हैं, वो सब कोरोजन अवरोधक के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जंग का काम, रेलवे में अगर आप काम करते हैं तो पूरा पार्ट्स तो लोहे का ही, स्टील का है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मतलब कि जंग से बचाने का जो है मेथड ऑफ प्रिवेंशन, जंग से बचाने का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो क्या है, ये पूछ रहा है। तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए ए, सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन भी एक प्रोसेस है जिसको क्या है कि इसमें लेप लगा के इस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद जिंक क्लोरमेट रेड ऑक्साइड प्राइमर, अभी हमने आपको बताया कि रेड ऑक्साइड प्राइमर जो है मारा जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। बिटुमिनस एंटी कोरोसिव सोल्यूशन भी यूज किया था। इसका मतलब हो गया, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं, कोरोजन से बचाने का ये सब तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। डीवी जो है माउंटेड, कनेक्टेड रहता तो अलग था। ठीक है, कनेक्टेड अगर रहता तो इसका कॉमन ब्रैकेट्स हो जाता, या एयर टैंक से कनेक्ट रहता है डीवी, ठीक है, या बीपी से भी रहता है, लेकिन माउंटेड मतलब किस पर ये रहता है। ठीक है, तो इसका जो है डीवी डायरेक्ट माउंटेड ऑन, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट जो होता है एक ट्रॉली में लगा हुआ, इस तरह इसी पर डीवी को टाइट किया जाता है नट बोल्ट के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पाइप और एयर नहीं होगा, ये कनेक्टेड अगर होता तो ये ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होता है, ये एयर टैंक से कनेक्ट है, एक्सिलरी रिजर्वायर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए, एक्सिलरी रिजर्वर जो है, एक्सिलरी रिजर्वायर जो है इज असिस्टिंग इन, एक्सिलरी रिजर्वायर जो है इज असिस्टिंग इन, क्या होगा इसका आंसर, मतलब किसके सहयोग, किससे क्या करता है एक्सिलरी रिजर्वर जो है, सहयोग करता है या क्या करता है, ये पूछ रहा है एक्सिलरी रिजर्वर के बारे में। तो चार्जिंग ऑफ डीवी, डीवी को चार्ज करता है एक्सिलरी, नहीं, बल्कि डीवी ही एक्सिलरी रिजर्वर को चार्ज करता है। चार्जिंग ऑफ बीपी, बीपी को भी चार्ज नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद सेंडिंग एयर ऑफ बीस, ये ब्रेक सिलेंडर में हवा भेजता है। एयर जो है, एयर टैंक जो है ब्रेक सिलेंडर में हवा भेजता है, सीआर टैंक में हवा नहीं भेजता। सीआर टैंक तो डीवी के ऊपर इस तरह से रहता है, तो इसमें जो है ब्रेक सिलेंडर एयर से हवा नहीं जाता है, एयर जो है ब्रेक सिलेंडर में हवा भेजता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद ये 42, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व, एनआरवी जो होता है, एनआरवी क्या, एनआर फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, एयर ब्रेक सिस्टम में नॉन रिटर्न वॉल्व का यूज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। द फंक्शन ऑफ एनआरवी यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम, क्यों यूज़ किया जाता है, तो देखिए, टू रिड्यूस बीपी, बीपी को रिड्यूस करने के लिए तो नहीं किया जाता है। टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर जो है, यहाँ देखिए इस एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। यह अगर ये एयर टैंक है, ये एयर टैंक है समझिए, ठीक है, एयर टैंक से यहाँ एक एनआरवी लगा हुआ रहता है, एनआरवी, ठीक है, उसके बाद यहाँ आएगा डीवी, ठीक है, डीवी इस तरह से रहेगा। उसके बाद यहाँ जो है कंट्रोल सीआर टैंक रहेगा, सीआर, तो क्या है ये एफपी से इसमें इस कनेक्शन आता है एक पाइप का, एफपी से इसमें कनेक्शन आता है एक पाइप का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है फ्लो ऑफ एयर को एआर टू एफपी से जो है, एफपी का जो कनेक्शन आया था ऊपर से ना, एक एफपी का एयर टैंक में,
उसको एयर टैंक में करंट, जो एयर है उसको फ्लो करने से प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि एयर ब्रेक सिस्टम अच्छा से पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्क वॉल्यूम ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट। ब्रेक सिस्टम का जो वीडियो उसमें हम पक्का आराम से मिल जाएगा। 170 सेंटीमीटर एनएम न्यूटन मीटर इसका जो है कैलिपर को टाइट करने का न्यूटन मीटर से है। तो टॉर्क वैल्यू ऑफ कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का जो टाइट करने का टॉर्क वैल्यू है वो कितना है? 170 एनएम, मतलब न्यूटन मीटर। उसके बाद देखिए 44 में चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर? स्पीड सेंसर का क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर इन LHB एयर ब्रेक सिस्टम? LHB एयर ब्रेक सिस्टम में स्पीड सेंसर होता है ना, जो कोड बहुत सारे उसका वीडियो बनाए हुए हमने आपको देख लिए हैं, और उसका जो कमेंट्स में भी मैंने खुद ही कमेंट करके उसका पूरा सिस्टम का 99, 72 जो भी है सबका लिख दिया है। आप उसको कमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं और वो जाके वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल से एयर ब्रेक सिस्टम में LHB के में बताया हुआ है। तो क्या करता है स्पीड सेंसर? क्या करता है? सेंस करता है कि कौन सा एक्सल का जो है और कौन सा व्हील का स्पीड किसकी अपेक्षा कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल। ईच एक्सल, प्रत्येक एक्सल का जो है कंप्यूट करता है, मतलब गणना करता है कि एक्सल का जो स्पीड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन बी देखिए, टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ ईच एक्सल। ये मेंटेन नहीं करता है, ये मेंटेन करने का काम वो सब डंप वाल्व का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए द 99 कोड शो ऑन माइक्रो प्रोसेसर इन LHB कोच एयर ब्रेक मीन्स। जो 99 कोड जो है, जो ये माइक्रो प्रोसेसर LHB एयर ब्रेक सिस्टम में जो है यूज किया आता है, जो फ्लैश होता है बोर्ड पर ना, तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो इसका हमने बताया था कि 99 मतलब ऑल इज वेल। वही वीडियो में जो अभी हमने बताया, ब्रेक सिस्टम का वीडियो जाके देखिएगा, वही वीडियो में इसका आंसर है 99 मतलब ऑल इज वेल, मतलब होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ए होना चाहिए। आगे देखिए, कुछ भी हार्ड मेरे ख्याल से नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सारा तो आप पढ़े हुए हैं, और जो नहीं, अगर किसी प्रकार से ये अभी वीडियो में नहीं है तो हमारे नोट्स में वो तो मिल ही जाते हैं। तो कितना इजी है, कितना आसान है ये परीक्षा आपको पास करना, और कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। जो लोग अगर नोट से पढ़ते होंगे उनको तो खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग नहीं पढ़ते होंगे, ले लिए होंगे, लेके अपना मोबाइल में या हार्ड कॉपी निकाल के घर में रख लिए होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, थोड़ा जगिए, थोड़ा एक्टिव होइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, सफलता दूर नहीं है। चलिए 45 हो गया, 46 की तरफ चलते हैं। हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार्स नोन एज। हैंड ब्रेक जो है LHB पावर कार में प्रोवाइड किया जाता है, उसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी हमने बता दिया है ब्रेक सिस्टम में कि इसका नाम है पार्किंग ब्रेक्स। ठीक है, पार्किंग ब्रेक्स होता है। इसमें फ्लैक्स बॉल केबल का कितना क्या, स्टील का किससे बना हुआ, पूरा उसका बताए हुए हैं। अभी इसमें मान लिया पार्किंग ब्रेक्स वाला आ गया, लेकिन दूसरे जो प्रश्न है उससे, और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उसमें दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप जाके वीडियो देखें, नोट्स पर हैं, दिल से मेहनत करें, सफलता दूर नहीं है। तो चलिए 46 के आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा पेज की तरफ चलते हैं। सैंतालीस देखिए, 47 क्या करता है? इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग, ब्रेक बाइंडिंग अगर हो गया ऑन बोथ ब्रेक डिस्क, दोनों ब्रेक डिस्क का जो है ब्रेक बाइंडिंग हो गया, मतलब ब्रेक जाम हो गया है, ऑफ वन व्हील सेट। ये वन व्हील सेट का मतलब हो गया ये एक्सल है। पिछले वीडियो में हमने ये एक्सल हमको याद नहीं आ रहा था, तो ये मोटा सा रहता है, इस तरह से रहता है, इससे बोल दिया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये एक्सल है, वन व्हील सेट का मतलब एक एक्सल के साथ दो व्हील इधर रहेगा और दो डिस्क ब्रेक यहाँ रहेंगे, ये तो आपको मालूम है। तो बोल रहा है क्या कि इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग, अगर ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है
ऑन बोथ ब्रेक डिस्क, ये दोनों ब्रेक डिस्क में ब्रेक बाइंडिंग हो जाती है ऑफ वन व्हील सेट, यानी कि पूरा वन एक व्हील सेट है। व्हाट डू यू फर्स्ट, करना तो ये सब है, जो प्रोसेस चारों दिया हुआ है सब करना है, लेकिन क्या पहले करेंगे ये आपको पूछ रहा है कि जब ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगी तो पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे, मतलब कि जो भी हवा निकलने का कुछ आइसोलेट करना, कोच को आइसोलेट करना, मतलब कि एक जो है पैनल जो होता है ब्रेक पैनल में दो बटन्स होते हैं, इस तरह का ब्रेक पैनल होता है, इसमें दो बटन होते हैं, एक ये ट्रॉली के लिए, एक ये ट्रॉली के लिए, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और यहाँ ग्रीन सिग्नल खुद ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा तो क्या है, कोच का ब्रेक रिलीज हो जाएगा और उसके बाद उसके अगले स्टेशन तक कोच को ले जाना है, ले जाकर वहाँ अच्छी तरह से अब रिपेयरिंग वगैरह कराना है, गंतव्य स्थान जो उसका है वहाँ तक किसी तरह ले जाना है। इतना सिर्फ गंतव्य स्थान जो है जहाँ तक की बनने उनने का सुविधा है वहाँ तक ले जाने के लिए ही ये प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइसोलेट अफेक्टेड ट्रॉली, ठीक है। जो ट्रॉली अफेक्ट हो गया है उसको आइसोलेट कर देंगे। अगर एक कोच के दो ट्रॉली अफेक्ट हुए हैं तो दोनों ट्रॉली को आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। यदि वो नहीं हुआ, अगर वो आइसोलेट उससे भी ना हुआ तो उसके आगे का प्रोसेस जो है वो करेंगे, अगर उससे भी ना हुआ तो उसका आगे का प्रोसेस है वो करेंगे, ठीक है। लास्ट में अब फिर भी नहीं हुआ तो क्या है, ब्रेक कैलिपर का जो बोल्ट लूज कर देंगे ताकि कैलिपर उससे चिपकेगा ही नहीं तो ब्रेक लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से प्रोसेस बहुत है, लेकिन फर्स्ट में पूछा रहा है तो सबसे पहला काम क्या है, ट्रॉली को आइसोलेट कर देना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए 48 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल हैपेंड, क्या होगा, इफ़ नो सेकेंडरी सस्पेंशन प्रोवाइडेड। सेकेंडरी सस्पेंशन का मतलब जो बोलिस्टर जो होता है इस तरह से हैं, यहाँ शॉक ऑब्जर्वर भी रहता है या आपको एयर स्प्रिंग भी रहता है, कुछ भी रहता है, तो वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा ये पूछ रहा है। सेकेंडरी जो है सस्पेंशन अगर नहीं होगा, न प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, क्या होगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, व्हाट, हाँ ये 48 क्या होगा ये पूछ रहा है। तो होगा क्या, राइडिंग क्वालिटी विल बी अफेक्ट, मतलब कि राइडिंग इंडेक्स जो होता है ना LHB का, वो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, मतलब कि साउंड वगैरह आरामदेह जो है कंफर्टेबल वो दिक्कत हो जाएगा, यानी कि राइडिंग जो है इंडेक्स क्वालिटी जो है इफेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल शॉक विल इंक्रीज, वर्टिकल जो है शॉक एब्जॉर्बर जो वर्टिकल है, झटका उटका लगने का, झटका लगता है ना गाड़ी जब चलती है, जो थोड़ा सा ट्रैक ऊंचा रहते हैं या किसी प्रकार का ट्रैक, एक दो ट्रैक आपस में ज्वाइंट रहते हैं, वहाँ शॉक जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज, मतलब घिसने उसने का जो सिस्टम है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं 49। द लॉन्गिट्यूडनल गेज ऑफ BSS ब्रैकेट्स, BSS ब्रैकेट जो है, आप ICF के कोच में देखा होगा आपने कि ये बॉलिस्टर होता है, ये बॉलिस्टर, और यहाँ दो इस तरह का हुक लगे हुए रहते हैं, इस तरह का, ऐसे इस तरह का रहते हैं दो साइड में, और ये BSS ब्रैकेट्स रहता है, इसको BSS हैंगर बोला जाता है, BSS हैंगर इसको बोला जाता है, ठीक है। तब इसमें आपको पूछ क्या रहा है, द लॉन्गिट्यूडनल गेज फॉर BSS ब्रैकेट ऑफ 16.25 टन बोगी, 16.25 टन बोगी का जो BSS जो है लॉन्गिट्यूडनल गेज उसका क्या होता है ये पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसका होता है 1500 प्लस माइनस 1, ठीक है, 1500 प्लस माइनस 1 mm, 1500 प्लस माइनस 1 mm, याद रखिएगा 1500 प्लस माइनस 1 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये व्हील का है 1600 प्लस माइनस, इसमें इस पर मत जाइएगा, इसका आंसर वही होता है 1500 प्लस माइनस 1 mm। 50 देखिए, इससे आपको क्या सीख मिल रही है कि आप जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, वो आपको ध्यान से करना है, जो काम कर रहे हैं उसका मेजरमेंट भी देखते रहना है कि इसका मेजरमेंट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, क्योंकि किताब पढ़ने से आप अभी थोड़ी देर सीख जाइएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल करके आप सीखिएगा वो आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ बॉलिस्टर इन ICF बोगी इज़ कंट्रोल्ड बाय, जो बॉलिस्टर बोगी का बॉलिस्टर है उसका लेटरल मूवमेंट जो होता है वो किस तरह से कंट्रोल होता है ये पूछ रहा है, किस तरह से ट्रांसम से होता है, कि एक बोगी ट्रांसम होता है,
एंकर लिंक से होता है, एक्सेल गाइड से होता है, या इक्वलाइजिंग स्टे रॉड से होता है, किससे होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वलाइजिंग स्टे रॉड से होता है। ठीक है, जो लेटरल मूवमेंट है इक्वलाइजिंग स्टे रॉड से ये कंट्रोल होता है। तो 50 हो गया। अब 51 की तरफ चलते हैं। एक्सल इंड होल्स शुड बी चेक्ड विथ, एक्सल जो है ये चक्का का जो एक्सल इस तरह से होता है, यहाँ थोड़ा पतला हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या होल होता है इसमें, ताकि इस तरह से होल होता है, 5 होते हैं। ये होल्स में क्या है, इसको चेक किया जाता है, एक्सल होल्स का जो है चेक किया जाता है, वो कौन से गेज से करेक्ट साइज चेक किया जा सकता है, कौन सा गेज से, ये पूछ रहा है, वो गेज का नाम पूछ रहा है। तो गेज का नाम जो है थ्रेड प्लग है। थ्रेड प्लग, एक थ्रेड रिंग होता है, इसलिए कि थ्रेड रिंग इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है थ्रेड प्लग। ठीक है, फीलर स्नैप कुछ भी नहीं है, इसका आंसर क्या है, थ्रेड प्लग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील फ्लेंज ऑन द सेम एक्सल। सेम एक्सल से एक ही एक्सल का 2 व्हील के बीच का फ्लेंज पूछ रहा है। तो आपको हमने बताया था कि 1600 + 2 - 1 इसका आंसर होता है। 1600 + 2 जो LHB का जनरल है या ICF का जनरल का जो वीडियो है उसमें देखिएगा, ये मिलेगा 1600 + 2 - 1 इसमें इसका आंसर होता है। आगे देखिए 53 की तरफ चलते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, मतलब कि ब्रॉन्ज जो है किसका मिश्र धातु है, किससे मिल के बना है, वो पूछ रहा है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर और जिंक होता है। ज़्यादा मात्रा में कॉपर इसमें 88% होता है। ये सभी आ जाते हैं। तो ये भी आपका जो मिक्स जो धातु अधातु वगैरह है, पीतल हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना चांदी एल्युमिनियम रोल गोल्ड, ये सब का भी आपको याद कर लेना है। और इसमें जिंक होता है 12% जिंक लगभग होता है। ठीक है, इसमें टीन भी होते हैं, लेकिन जिंक दूसरा स्थान पर होता है, पहला कॉपर होता है, तो इसलिए हमने इसका आंसर ए लिया है। अगर जिंक कॉपर टीन रहता तो भी चल जाता काम, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 53 हो गया। वीडियो कितना बड़ा हो गया, 22 मिनट का हो गया। चलिए 20 क्वेश्चन आज पढ़ा दूंगा मैं आपको। 35 से शुरू किया है, 34 तक हो गया था, 54 तक करा दूंगा। क्रिस स्टैंड फॉर, क्रिस जो है, क्रिस जो आपके रेस जो ऐप हैं रेलवे के, RESS ऐप है ना, RESS ऐप है, वो किसने डेवलप किया है, क्रिस ने डेवलप किया है, क्रिस। तो क्रिस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्रिस का आपको इतना रेस का आपने पे स्लिप वगैरह जो भी देखा होगा, अपना डिटेल्स पूरा देखा होगा, अभी याद कीजिए वो क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस, इसको बोला जाता है। कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कोई गारंटी नहीं है, जो कि आपको डेली यूज का चीज़ है। तो क्रिस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल में नहीं जाइएगा, सेंटर है, सेंट्रल नहीं है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस का होता है। सेंटर फॉर रेलवे CRIS। ठीक है, अब रेस का भी पूछ सकता है, तो रेल का रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। रेस का HRMS का पूछ सकता है, जो कि अभी ऑनलाइन पास का प्रोसेस पूरा चल रहा है उसमें। तो HRMS का कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। RDSO का पूछ सकता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने किसी रिसर्च डिज़ाइन के बाद डेवलपमेंट को जोड़ देता है, तो वो ध्यान रखना, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है RDSO का। तो इस तरह से हमने आपको 54 तक का आज करा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने नोट्स हमारे से नहीं लिया है वो ले सकते हैं अभी भी। हमारा व्हाट्सअप नंबर फिर से एक बार आपको बता देते हैं, 8121390916 व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लिखिए मुझे नोट्स चाहिए, और उसके लिए आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वही व्हाट्सअप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि फ्री में नहीं मिलता है, नोट्स के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है, और फ्री में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
लगे रहिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। मैं भी आप ईश्वर से कामना करता हूँ आप आगे बढ़ें। जय हिंद।